अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज किसी की ज़िंदगी पर बीती एक नाकाबिले यकीन कहानी। मैं उस वक्त मुल्तान प्लेटफॉर्म पर मौजूद था और सर्दियों की बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का मुसाफिर थे। और दूसरा ये कि मेरे जिन दोस्तों ने मेरे साथ ड्यूटी पर जाना था उनकी सीटें भी बुक थीं। उनकी अभी कॉल आई थी कि बारिश की वजह से वो सब एक ही मुश्तरका प्लान बना चुके थे कि हमने आज नहीं जाना, क्योंकि एक तो ये कि सर्दियों की बारिश थी, दूसरा सुबह से शुरू हुई थी, अब शाम के 5 बजने वाले थे, मगर बारिश दोपहर में ज़रा देर के लिए भी न थमी थी और फिर अपनी पूरी आबोताब के साथ शुरू हो गई। सर्दी जिस्म को चीर कर अंदर जा रही थी। मैंने भी अपने आप को लपेटा हुआ था। उस वक्त प्लेटफॉर्म पर जितने भी मुसाफिर मौजूद थे, सब के सब सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए एक तरफ कोनों में दुबके हुए थे, मगर मैं अकेला वाहिद बरामदे में अपनी कुछ यादों को अपने दिल में दबाए मूंगफली से अपना दिल बहला रहा था। मैं हमेशा स्टेशन पर वक्त से पहले पहुंच जाता था, फिर प्लेटफॉर्म में मुसाफिरों की गहमा गहमी में मसरूफ़ हो जाता और फिर गाड़ी आ जाती और मैं अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हो जाता। मेरी मूंगफलियाँ ख़त्म हो चुकी थीं। मैंने छिलके और कागज़ एक तरफ साथ पड़े डब्बे में डाले और बेंच से उठकर चहलकदमी शुरू कर दी। अभी मैं चल फिर ही रहा था कि एक नुस्वानी आवाज़ मुझे अपने अक़ब से सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ एक नकाबपोश लड़की ने मुझे पुकारा था। जी वालेकुम अस्सलाम, मैंने हैरानगी से कहा, क्योंकि मैं उसको पहचान ना पाया था। मैं नाजिया हूँ, अब्दुल करीम की बेटी। आप एहसान है ना? उसने कहा। नाजिया? मेरा जहन यकदम 10 साल पीछे चला गया। जी मैं एहसान ही हूँ, और आप कैसी हैं? मैंने बहुत ही अजियत से पूछा। मैं ठीक हूँ, और आप यहाँ कैसे? मैं जॉब करता हूँ, तो मैं इधर मुल्तान दोस्तों के पास आया हुआ था, फिर हम सब यहाँ से इकट्ठे जाते हैं। और आप इधर कैसे? और आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, और मैं अपने शोहर के पास जा रही हूँ, वो आर्मी में होते हैं। गाड़ी आने में अभी थोड़ी देर थी। हम दोनों बेंच पर बैठ गए। सर्दी शदीद थी। उसके पास अभी ली गई एक टिकट थी, जबकि मेरे पास इकोनॉमी क्लास की कई टिकटें थीं, वो भी इजाफी मिकदार में। तो मैंने उसको अपने कंपार्टमेंट में आने को कहा, जिस पर वो थोड़ी सी जिद के बाद मान गई। थोड़ी देर बाद ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। फिर चंद लम्हों बाद ट्रेन हमारे सामने थी। सब मुसाफिर जल्दी से अपना सामान उठाने लगे। हमने भी अपना सामान उठाया और डब्बे की जानिब बढ़ गए। हमारी टिकटें रिजर्व थीं, इसलिए हमारी तरफ कोई मुसाफिर ना आया। सो हमने अपना सारा सामान कोने में रखा और अपना सर सीट से टिका लिया। यहाँ गर्म डब्बा था, सर्दी की शिद्दत बहुत कम थी। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी। मैंने अपनी आंखें मूंद लीं और यादें माजी में गुम हो गया। मैं बचपन से ही एक नंबर का शरारती था और अपने अंदर भरपूर मिजाज रखता था, इसलिए महफिलों की जान हुआ करता था। ऊट पटांग काम करता। ज़्यादातर जिनों भूतों की कहानियाँ पढ़ना मेरा शौक़ था, हत्ता कि ये शौक़ मेरा FA तक जारी रहा। जिनों भूतों की कहानियाँ पढ़ पढ़ कर मेरा भी दिल करता कि काश मेरे पास भी एक जिन या कोई ताकत होती, तो मैं बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम देता और दुनिया को हैरान कर देता, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। फिर मेरे हाथ एक मंत्रों की किताब भी लगी, जिसको सुबह शाम पढ़ने के बावजूद भी मेरे हाथ कुछ ना लगा। और फिर मेरे साथ एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जो मुझे आज तक नहीं भूलता। मैंने FA के पेपर दे दिए थे। अब फरागत थी, तो सोचा क्यों ना मुल्तान ताया जी के पास चलते हैं। मुल्तान में ताया के रिश्तेदारों के अलावा हमारे और भी काफ़ी रिश्तेदार रहते थे, इसलिए मैं अपने बहन भाइयों के साथ मुल्तान चला गया। चंद दिन तो दावतें खाईं, फिर हर रोज़ दूसरे रिश्तेदारों के लड़कों के साथ ज़मीनों पर घूमने फिरने निकल जाते। एक दफ़ा हम सब ज़मीनों पर अलग अलग घूम रहे थे। मैं घूमते घूमते लीमू के दरख्त की तरफ जा निकला। वहाँ मैंने देखा कि एक अजीब शक्ल का लड़का बैठा हुआ है और उसने एक हाथ में लीमू पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में पता नहीं क्या था, और उसकी आंखें बंद थीं। ओए लीमू चोरी करता है तू? मैंने गुस्से से उस लड़के को पुकारा, मगर वो ढीठ बनकर खामोश बैठा रहा और मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। अच्छा 1 मिनट रुक, मैं अपने दोस्तों को बुलाकर लाता हूँ। मैं लीमू के दरख्त से पीछे हटाया और तेज़ आवाज़ लगाकर अपने कज़न अमजद को बुलाया। वो थोड़ा दूर था। मैंने उसको सारी बात बताई। हम जैसे ही दोबारा उस दरख्त पर पहुँचे तो वो लड़का अपनी जगह पर नहीं था। ये कहाँ गया? मैंने हैरानगी से कहा। जब तुम मुझे बुलाने गए तो डर के मारे भाग गया होगा। ये बात यहीं ख़त्म हो गई। हम चंद दिनों बाद फिर ज़मीनों पर गए तो मैं बेख्याली में घूमते घूमते फिर उस लीमू के दरख्त के नीचे आ गया। मैंने अपनी जेब से चाकू निकाला और अभी लीमू के दरख्त से लीमू काटने ही वाला था कि मेरी नज़र नीचे पड़ी।
मैंने देखा कि एक रुमाल पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से उसको खोल कर देखा तो उसमें एक लीमू था। इसका क्या मतलब? काटने पर ही कुछ पता चलेगा, मैंने खुद ही सोचा। अभी मैं उसको काटने ही लगा था कि अचानक एक तरफ से जोर की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, इसको मत काटिएगा। मैंने सामने देखा तो वही अजीब सा लड़का खड़ा था। वो मुंह में कुछ पढ़ रहा था। उसके पढ़ने पर ऐसे लगा जैसे बुड़बुड़ा रहा हो। क्यों, तेरे चाचे का खेत है? एक तो तू चोरी करता है, दूसरा बदमाशी करता है। अभी मैं फिर उसको काटने ही वाला था, वो फिर मिन्नत करने लगा, इसको ना काटो। मगर फिर अचानक उसके होंठ हिलने लगे। मैंने उसकी एक ना सुनी और लीमू को काटा तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि उसके अंदर से सुर्ख लहू टपकना शुरू हो गया। ओह, तो ये बात है, तुम लीमू के जरिए कोई जादू करते थे। मैं बुड़बुड़ा ही रहा था कि अचानक उसने करीब आकर मुझसे वो सामान खींच लिया। ये तुमको कैसे नजर आ गया और तुमने इसको क्यों काट दिया? वो लड़का बेहद अफसोसनाक लहजे में बोला। एक तो तुम हमारे लीमू चोरी करते हो और उस पर तावीज वगैरह करते हो और उल्टा सवाल भी मुझसे ही कर रहे हो। उस दिन तो तुम भाग गए थे, आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, मेरी दुनिया तो तुमने उजाड़ दी है ना, मगर एक बात याद रखना, तुमने ये लीमू काट कर अच्छा नहीं किया। इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। चलता हूँ। ये कहकर वो दरख्तों के झुंड में घुसता ही चला गया। मैंने जल्दी से अमजद और दीगर दोस्तों को बुलाया। वो सब आए। हमने उस झुंड में उसका पीछा किया, मगर हैरानी की बात थी कि वो हमें कहीं भी नजर ना आया। मगर मैंने उनको लीमू के सुर्ख लहू वाली और जो उसने मुझे कहा था कि हिसाब देना पड़ेगा, वो बात बिल्कुल नहीं बताई थी, क्योंकि सुर्ख लहू वाली बात पर मुझे एक शरारत सूझ रही थी। हम मजीद कोई 20 दिन मुल्तान रहे और फिर हमारे अपने शहर लिया वापसी हो गई। लिया पहुंचे तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमारी मुंतज़िर थी कि अबू के बहुत ही करीबी रिश्तेदार चाचा करीम की बेटी फारिया की शादी थी। ये फारिया नाजिया की बहन थी और हम दोनों के घर वाले नाजिया और मेरी शादी करना चाहते थे, तो इसलिए मेरे लिए ये बड़ी खुशखबरी थी कि हम नाजिया के घर जा रहे हैं। हम शादी से 2 दिन पहले पहुंच चुके थे। हमें तो शादी में हाथों हाथ लिया जा रहा था कि ये शहर से आए हुए हैं, क्योंकि उनका घर देहात में था। रात को शादी की रौनक अरूज पर थी। अम्मी नमाज के बाद दुआ मांग रही थी कि चाचा करीम की बीवी अम्मी से उदास लहजे में कहने लगी कि बाजी दुआ करना, फारिया का 5 तोले जेवर चोरी हो गया है, मिल जाए। क्या? कैसे? अम्मी और मेरे मुंह से तकरीबन एक साथ निकला, कुछ पता नहीं, हमने आज ही देखा तो वहाँ नहीं था। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ आएं और ये बताएं कि जेवर किस जगह पड़े थे। उस कमरे में और बॉक्स में। उन्होंने कमरे में आते ही मुझे बताया। इस जेवर के बारे में किस किस को पता था कि इस बॉक्स में पड़ा है? मैंने सवाल किया। जिन जिन को पता था उन्होंने उनके नाम बता दिए। अंदर कमरे में तमाम खवातीन, दुल्हन, फारिया और नाजिया सब मुझे दिलचस्प और हैरत भरी नज़रों से देख रही थीं। ठीक है, जिनको पता है उन सबको इधर बुलाएं, मगर मेरी कोई बात नहीं करनी। चाची बाहर चली गईं। थोड़ी देर बाद आईं तो उनके साथ कुछ औरतें भी थीं। मैं सबको गौर से देखता रहा। फिर ना जाने कहाँ से मेरे अंदर एक ऐसी बोलने की ताकत आ गई जो मुझसे कह रही थी कि फलां ने चोरी की है। चाची, इस औरत का नाम? मैंने उस औरत की तरफ इशारा किया। बेटा, ये नसीमा है, मगर ये हमारी करीबी रिश्तेदार है। जी चाची, इसी ने ही जेवर चुराए हैं, पूछो इससे। नहीं, मैंने नहीं चुराए, वो औरत चिल्लाई। चाची, इसका घर कहाँ है? इधर करीब ही है। ठीक है, फिर पुलिस और सारे मेहमानों को बुलाकर सब चलते हैं। सब जेवर मिल जाएंगे, बेइज्जती भी होगी और जेल भी। इसलिए मुनासिब ये है कि ये औरतें तुम्हारे साथ चलती हैं ताकि तुमको खुद ही जेवर दे सकें, ताकि ये बेइज्जती और जेल से बच सकें। वो पुलिस और बेइज्जती का सुनकर डर गई और फौरन मान गई कि उसने जेवर चुराया है जो उसके घर पड़ा है और वो देने को तैयार है। आपको कैसे पता चला कि जेवर इसके पास है? अचानक फारिया ने मुझसे पूछा। असल में मेरे कब्जे में जिन भूत हैं, वही मुझे सारा कुछ बताते हैं। एक जिन के जिम्मे काम लगाया है कि किसी के दिल को काबू करना है, मगर बोलता है कि सर ये मुश्किल काम है। मैंने नाजिया की तरफ देखकर मायनी खेज लहजे में कहा और बाहर निकल आया। बाहर आकर मुझे कुछ भी समझ ना आया कि ये सब मैंने कैसे किया और वो औरत क्या वाकई चोर थी? अगर चोर थी, फिर मेरे जहन में इस बात का इशारा क्यों और कैसे आया कि वो चोर है? मैं जितना ज़्यादा सोचता जाता, दिमाग उतना ज़्यादा उलझता जाता। शादी का हंगामा ख़त्म हो चुका था। कल रात जो मैंने जेवर बरामद किए थे, उस वाक़े से मेरी अच्छी खासी शोहरत हो चुकी थी। ये देहात का सादा सा माहौल था। यहाँ के रहने वाले ज़्यादातर इस बात पर यकीन करते थे कि हम पर तावीज़ कराए गए हैं, या कोई कह रहा था कि हम पर जादू है। और उन सब के बीच में आमिल बाबा बन के मैं बैठा हुआ था, जिसको जिन्नाती दुनिया की अलिफ बे का भी नहीं पता था। बस पता था तो सिर्फ कहानियों की हद तक।
हर औरत ये चाहती थी कि मेरा मसला पहले हल हो। उनकी सादा लोही पर मेरा दिल चाह रहा था कि इधर एक पीरी फकीरी का आस्ताना ही खोल लिया जाए और खूब पैसे कमाऊं, क्योंकि उन बेचारी औरतों के इतने मसाइल ना थे जितने डर और खौफ थे। उनके मसाइल हल करने के लिए बचपन में पढ़ी गई जिन्नों भूतों की कहानियाँ खूब काम आ रही थीं। मैंने हर औरत से कहा कि मैं जो तुम्हें इलाज बताऊंगा अभी मेरे सामने करना होगा, बस उसकी सिर्फ एक ही खुराक है और ये फी सबीलिल्लाह है, और उसके बारे में किसी और औरत को अगर बताया तो इस इलाज का असर ख़त्म हो जाएगा। मतलब सबका इलाज एक ही था, मगर औरतें एक दूसरे से बेखबर थीं। मुझे वो लड़का और लीमू वाला वाक़या याद था। मैं सुर्ख स्याही को लीमू में इंजेक्शन के ज़रिए दाखिल कर देता, फिर वो औरत को दे देता, उसको कहता कि तुम्हारे ऊपर तावीज़ थे, मगर मैंने अपने अमल से उन सब को इस लीमू में बंद कर दिया है, अब तुम इसको काटो। फिर वो उसको काटती तो जैसे ही सुर्ख स्याही निकलती औरत को कहता कि देखो ये तुम्हारे हासिदीन के काम है, जिन्होंने तुम पर जादू वगैरह करवाया था, उसका खून निकल रहा है, वो सब फना हो गए, अब तुम पर कोई तावीज़ नहीं। जिससे वो औरत हैरान होकर खुश खुश चली जाती। बस इसी तरह मैंने किसी को मुतमईन किया और किसी तरह अपनी चर्ब जुबानी से यानी बातों से मुतमईन किया। आखिर शादी का तीसरा दिन सब मेहमान रुखसत हो गए। फारिया अभी भी आई हुई थी, नाजिया और वो बातें कर रही थी तो मुझे भी उनसे बातें करने का मौका मिल गया। भाई बहुत शोहरत सुन रही हूँ मैं आपकी, ये क्या चक्कर है? फारिया आपी ने मुझसे कहा। मैं अभी जवाब देता कि अचानक नाजिया बीच में बोल पड़ी। फारिया आपी इससे बोलें कि प्लीज़ ये कमरे से बाहर चला जाए। इसने कल से जब से ये तावीज़ों वाला काम शुरू किया है मुझे सख्त उलझन हो रही है। उसने थोड़ा गुस्सीले लहजे में कहा। ठीक है मैडम जी, हम कमरे से तो क्या, हम आज शाम को ही घर जा रहे हैं, फिर उदास होती रहना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उदास होते हैं मेरे दुश्मन, वो बाहर जाते ज़ोर से बोली। जब हम लोग शाम को घर आ रहे थे नाजिया बुखार में तप रही थी और मेरा दिल कट रहा था, मगर कुछ नहीं हो सकता था। हम वहाँ मज़ीद नहीं रुक सकते थे क्योंकि अब्बू के ऑफिस की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थीं। वापस आकर मैं बहुत उदास रहा। मुझे पता था कि अब गांव में हमारा चक्कर 2 माह बाद लगेगा। ये 2 माह मैंने बहुत मुश्किल से काटे क्योंकि अब्बू की रूटीन थी कि हम चाचा करीम के यहाँ 2 माह के बाद ही जाते थे, और फिर हम 2 माह बाद चाचा करीम के घर थे। सब ने खुशी का बहुत इजहार किया, मगर न जाने क्यों नाजिया उदास थी या उसको मेरे आने की खुशी नहीं हुई थी। ये बात मेरी समझ में ना आ सकी। शाम हुई तो किसी तरह इर्द गिर्द की औरतों को मेरे आने की भिनक पड़ गई। मैं भी अमलियात का सामान साथ लाया था, वही सुर्ख स्याही और लीमू दिया। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। उस पूरे दिन में मुझे थोड़ी देर के लिए नाजिया बाहर नजर आई, बाकी मुझे वो सारा दिन नजर ना आई थी। दूसरे दिन हम सुबह होते साथ ही कुछ और रिश्तेदारों के घर चले गए। जब चंद घंटे के बाद वापस आए तो नाजिया बाहर बैठी थी। फिर कुछ देर तक तो वो बाहर बैठी रही और फिर अंदर कमरे में चली गई। इसकी क्या वजूहात थी मुझे कुछ समझ ना आ सका। क्या वो मेरे तावीज़ों वाले काम करने पर नाराज़ थी या कुछ और वजह थी। शाम को हमारी वापसी थी और मैं एक तजस्सुस और परेशानी में घर लौट आया। अगला चक्कर अब्बू की मसरूफियत की वजह से जल्दी ना लग पाया। हम तकरीबन 4 माह बाद आए। इस दफ़ा फारिया आपी भी आई हुई थी। चंद घंटे तो नाजिया हमारे पास मौजूद ही रही, फिर वही हाल। मैंने मजबूर होकर फारिया आपी को सारा हाल बताया और तावीज़ वाली बात पर माजरत भी की कि मैं आइंदा ये काम नहीं करूँगा। प्लीज़ आप नाजिया से बात तो करें कि उससे बात किए हुए मुझे 6 माह हो गए हैं। फारिया आपी ने मुझे शाम को बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, बस वो ज़रा पढ़ाई में मसरूफ़ होती है। मगर आपी पढ़ाई तो पहले भी होती थी, अब कोई ख़ास पढ़ाई थोड़ी है, मैंने नाराज़ होते हुए कहा, मगर कुछ बात न बन सकी। हम 2 दिन बाद लौट आए और मैं इस आस पर लौटा कि फिर कब जाएंगे। जब हमारा इस दफ़ा चाचा करीम के यहाँ जाने का इरादा बना तो मेरा यूनिवर्सिटी का फंक्शन था जिसको छोड़ना नामुमकिन था, और मैं दूसरी तरफ नाजिया का रवैया देख चुका था, तो मजबूरी के बिना पर चाचा करीम की तरफ ना जा सका और ये सोच लिया कि चलो अगली दफ़ा ही सही। दूसरे दिन घर वालों की वापसी हुई तो आते ही मैं भाई को कोने में ले गया और नाजिया का हाल पूछा तो भाई ने हैरानगी से कहा कि वो इस दफ़ा तो बिल्कुल ठीक थी, सारा दिन हमारे साथ रही, हत्ता कि उसने हमारी वजह से अपने कॉलेज से भी छुट्टी की थी। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी कि वो सिर्फ मेरे सामने नहीं आ रही थी और पढ़ाई का तो उसने बहाना किया था। तो मैंने सोचा कि इस बार जाकर नाजिया से हर सूरत लाजमी बात करूँगा। अगली बार जब हम पहुँचे तो सूरत हाल बिल्कुल वैसी की वैसी थी, तो मैंने तहैया किया कि दोबारा इधर नहीं आऊँगा, मगर ये बात मेरी समझ में ना आ सकी कि आखिर मेरा जुर्म क्या था।
वक्त गुजरता गया और नाजिया से बात किए हुए मुझे 1.5 साल गुजर गया। भाई की ज़ुबानी मुझे पता चल जाता कि मेरी गैर मौजूदगी में सब कुछ ठीक होता है। एक दफ़ा चक्कर लगाया तो नाजिया का वही रवैया रहा, तो मैंने बिल्कुल ही जाना छोड़ दिया और मेरा माकूल बहाना वहाँ ना जाने का ये भी था कि मेरी जॉब भी हो चुकी थी, तो मैं नहीं जा सकता था। मगर फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जो शायद मुझे कभी ना भूले। नाजिया के भाई की शादी थी, सब घर वाले जा रहे थे, मेरा जाना भी लाजमी था। तो उस मौके पर दोनों घर वालों ने मेरी और नाजिया की मंगनी का सोचा। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी, मगर परेशानी इस बात की थी कि नाजिया ने तो मुझसे 1.5 साल से बात नहीं की थी। क्या वो मान जाएगी? शाम को मैंने अलग से फारिया आपी को बुलाया और कहा कि आपी, आपको पता है मेरे और नाजिया की मंगनी की बात चल रही है, मगर क्या वो राज़ी है? हाँ भैया, अम्मी ने मुझे कहा है कि तुम नाजिया से पूछो, क्योंकि अम्मी और अबू भी यही चाहते हैं। मगर मैंने नाजिया से बात की है, उसने ना में जवाब दिया है। फारिया आपी ने अफसुर्दा लहजे में कहा। मगर आपी, कोई तो वजह होगी ना? हाँ, मैंने नाजिया से पूछा था तो उसने कहा था कि वो ये मंगनी या शादी हरगिज़ नहीं कर सकती, क्योंकि इससे आप दोनों की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हैं। ठीक है आपी, कोई बात नहीं, बस नाजिया से कहें कि मेरी सिर्फ एक बात सुन ले। वो क्या भाई? आपको याद होगा ना कि मैंने आपकी शादी पर खोए हुए जेवर वाली चोर को पकड़ा था, फिर औरतों के कुछ जिन्नाती मसाइल हुए थे, वो हल कर दिए थे। अब अगर नाजिया ने कहा कि उसकी मंगनी या शादी से हम दोनों की ज़िंदगियों को ख़तरात हैं, तो आप एक लीमू ले आना, मैं आपको उस पर एक ख़ास अमल पढ़ कर दूंगा। उस लीमू में हमारी आने वाली सारी ज़िंदगी के ख़तरात होंगे। नाजिया छुरी से उस लीमू को खुद रात को तन्हाई में काटेगी, उससे सुर्ख खून निकल जाएगा, जो इस बात की निशानी होगा कि हमारी ज़िंदगी में आने वाले ख़तरात निकल गए हैं। प्लीज़ आपी, मैं नाजिया से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मगर भाई, ये कैसे मुमकिन है? फारिया आपी ने कहा। आपी, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं? क्या आपको याद नहीं मैंने आपके जेवर कैसे बरामद किए थे? असल में ये सब मेरे साथ एक नेक बुजुर्ग की दुआ का नतीजा है, तो मैं वही कलाम पढ़ता हूँ तो ये सब कुछ हो जाता है। मैं कुछ भी गलत नहीं करता और मेरा मकसद गलत नहीं है। मैंने फारिया आपी से बहुत बड़ा झूठ बोलते हुए कहा। मैंने शाम को आपी को लीमू दिया, मगर इस दफ़ा उसमें कोई सुराख स्याही नहीं डाली थी कि अगर उसको काटा जाए तो उसमें कुछ भी ना हो, तो मैं ये कहूँगा, ये देखो कि हमारे आने वाली ज़िंदगी में कोई ख़तरात ही नहीं। फिर चाची को बोलूँगा कि चंद उन औरतों को ले आओ जब उन्होंने मुझे लीमू दिए और मैंने वापस किए, उन्होंने काटे तो उनमें सुर्ख खून था। इस तरह नाजिया के पास जो लीमू होगा वो भी सफ़ेद होगा। इस तरह मेरा मकसद कामयाब हो जाएगा। फिर रात हो गई, मुझे सुबह का शिद्दत से इंतज़ार था। अगले दिन शादी थी, नाजिया तो कहीं नज़र ना आई, मगर जैसे ही फारिया आपी को देखा तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नाजिया ने सख्ती से मंगनी वगैरह से मना कर दिया है और उसको शिद्दत से बुखार है। मगर आपी, क्या उसने वो लीमू काटा था? हाँ, काटा था। उसमें से ऐसे खून निकला जैसे किसी को ज़िबा किया जा रहा हो। क्या आपी? मैं चिल्ला उठा। हाँ, तुम्हें यकीन नहीं आता? ये देखो, कमरे से उठाकर लाती हूँ, वो मैंने तुम्हारे लिए ही रखा हुआ है। आपी थोड़ी देर बाद आई तो उनके हाथ में शॉपर था जो उन्होंने मुझे दिया। मैंने डरते डरते वो शॉपर खोला तो फिर अंदर लीमू कपड़े में सुर्ख हुआ पड़ा था। मैंने जैसे ही कटे हुए लीमू को खोला, सुर्ख खून का फवारा निकला जो मेरे हाथों को लाल करता हुआ ज़मीन पर गिरा। अब सूरत हाल अजीब थी। अगर मैं लीमू को बंद करता, खून बंद हो जाता। अगर लीमू को खोलता, खून ऐसे निकलता जैसे कोई ताज़ा खून। मैं तो खौफजदा हो चुका था। मैंने जल्दी में उस लीमू को साथ बहते खाल के पानी में डाला और ख़ुद अंदर शादी वाले घर की तरफ भागा। मैं अच्छा खासा डर गया था कि चक्कर क्या है। मैं चाहता था कि हम जल्द अज जल्द इधर से निकलें। ये शुक्र था हमने आज ही जाना था, तो हम घर वापस आ गए। घर वापस आते ही मुझे खौफ की वजह से अगले कई दिन बुखार रहा, मगर मेरी समझ में ये बात ना आ सकी कि मैंने सफ़ेद लीमू दिया था तो उसकी ये हालत कैसी हो गई। उस वाक़ये के 3 साल बाद मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ ना हुआ और जॉब की वजह से मैं भी मुकम्मल तौर पर मुल्तान शिफ्ट हो गया था। इस बार जब मैं घर आया था, ये खबर सुनने को मिली थी कि नाजिया की शादी के साथ अब्बू के एक और रिश्तेदार की भी शादी है। मुझे नाजिया की शादी में तो कोई दिलचस्पी ना थी। मैंने सोचा कि दूसरी शादी में शिरकत कर ली जाए और गांव का सैर सपाटा भी हो जाएगा, मगर उधर क्या हसीन इत्तेफाक होगा मुझे खुद भी नहीं पता था। हुआ ये कि जब हम अपनी कार में शादी पर पहुंचे, मैं भाई को नाजिया की शादी पर ले जाने की बजाय ज़बरदस्ती दूसरी शादी पर ले गया। फिर हम वहाँ से फारिग होने के बाद जैसे ही चाचा करीम के घर के रास्ते पर आए तो एक सजी संवरी कार खड़ी थी जिसका ड्राइवर उससे छेड़छाड़ कर रहा था और इर्द गिर्द सारे हमारे जानने वाले बंदे खड़े थे। ड्राइवर ने हमें देखकर रुकने का इशारा किया।
हम गाड़ी रोककर नीचे उतरे, पता चला कि स्टार्ट नहीं हो रही। मैं जैसे ही उनकी फ्रंट सीट पर बैठा, अंदर एक तरफ फारिया आपी, दरमियान में दुल्हन बनकर बैठी नाजिया, साथ ना जाने कौन था। सबकी तवज्जो बाहर कार की तरफ थी, जबकि जो हैरानकुन बात थी वो ये थी कि नाजिया मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने अपनी तवज्जो हटाई और कार स्टार्ट करने लगा। थोड़ी सी तगोदो के बाद कार स्टार्ट हो गई। मैं कार से बाहर निकल आया और उदास आंखों से नाजिया को जाते हुए देखने लगा और उससे ये भी ना पूछ सका कि वो आज इतने सालों बाद मुझे देखकर क्यों मुस्कुराई है। ना मैं कुछ पूछ सका और ना बता सका, बस खामोश नज़रों से धूल उड़ती कार को देखता रहा। ट्रेन की ज़ोरदार आवाज़ ने मुझे यकदम नींद से बेदार कर दिया। मैं उठ बैठा। कोई स्टेशन आया था। यक सर्दी थी। मैं भागकर पकोड़े ले आया। नाजिया अब शादीशुदा थी। उसका एहतराम अब भी मेरे दिल में था, मगर कुछ सवाल मचल रहे थे और पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आपसे एक बात पूछूं? अचानक नाजिया ने खुद ही लब खोले। हाँ पूछो। क्या तुम वाकई तावीज़ों वाला काम जानते थे? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो फिर तुम्हें याद होगा ना कि फारिया आपी की शादी पर वो जेवर तुमने किस तरह तलाश किए थे? हाँ, जेवर वाली बात तो मुझे भी याद है, मगर इतने सालों बाद तुमने दोबारा याद करवाई है। उस बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं कि मैंने उस औरत को कैसे पकड़ा था। मैं आज भी हैरान हूँ कि मुझे कैसे पता चला था कि वो औरत चोर है, मगर उस वाक़ये के बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ उस बात की समझ नहीं आई। नाजिया ने मुझसे कहा। चंद बातें तो मैंने भी तुमसे पूछनी थी। क्या? नाजिया ने जवाबन कहा। नाजिया, अब तो तुम शादीशुदा हो, मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ, मगर मैं वो बातें पूछना चाहता हूँ जो मुझे गुज़िश्ता 10 सालों से तकलीफ़ दे रही हैं कि तुम्हारा रवैया मेरे साथ इतना क्यों बदल गया था। तुम ना जाने इतनी क्यों बदल गई थी। हुआ क्या था तुम्हें? तुम तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी। मैं जब भी आता मेरी नज़रों से दूर हो जाती थी, और जब मेरे घर वाले मेरे बगैर आते तो तुम उनके सामने बैठी रहती थी। ये मुअम्मा आज तक मेरी समझ में ना आ सका। ना जाने मेरा क्या कसूर था जिसकी सज़ा तुमने मुझे दी। मैंने बोलते हुए कहा, क्योंकि आज मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए था। जवाब एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिस पर यकीन नहीं करोगे तुम। जिस रात तुमने जेवर बरामद किए उससे अगले दिन मुझे तुमसे खौफ आने लगा, फिर बुखार हो गया। फिर जब तुम हर दफ़ा आते तो मुझे तुम्हारे साए से भी खौफ आता, क्योंकि तुम्हारे सर पर एक बड़ा सारा सांप बैठा होता था। उसकी खौफनाक आंखें होती या उसमें सुर्ख लीमू होते थे। अब मुझे ये पुरानी बात तो याद नहीं। एक दफ़ा मैंने किसी लड़की से पूछा कि क्या उसे तुम्हारे सर पर कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसने मुझे कहा कि कुछ भी नहीं है, जबकि मुझे वो सांप साफ नज़र आता था। मैं जिधर जाती वो मुझे घूरता रहता, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने आना छोड़ दिया। फिर जब तुमने मुझे काटने के लिए लीमू दिया था, उससे भी सुर्ख लहू निकला, तो मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे कब्ज़े में कोई पुरअसरार कुव्वत या जिन्नात हैं। क्या वाकई ऐसा ही था? हाँ बिल्कुल, मगर क्या तुम्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं था? नाजिया ने हैरत से कहा। उफ नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। मैं तो सिर्फ औरतों से मजाक करता था। लीमू में उनको सुर्ख स्याही इंजेक्शन के ज़रिए भर के देता था। मैं तो उनको बेवकूफ़ बना रहा था और वो भोली भाली औरतें मुझसे बेवकूफ़ बनती रहीं। मैंने तो तुम्हें बिल्कुल सादा लीमू दिया था, बगैर किसी सुर्ख स्याही के, ताकि मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिला सकूं कि जब तुम लीमू काटोगी वो सफ़ेद निकलेगा तो मैं तुमसे कहूँगा कि देखो, हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। खैर, फिर तुम्हारी जब बारात जा रही थी तो इत्तफाक से गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं ठीक करने के लिए अंदर आया था, तो तुम उस वक्त क्यों मुस्कुराई थी? जैसे ही कार ख़राब हुई सब कार से बाहर की तरफ मतवज्जा हो गए। मैंने शीशे से बाहर की तरफ झांका तो तुम नज़र आते दिखाई दिए, मगर उस दफ़ा मुझे तुमसे कोई खौफ ना आया और ना ही तुम्हारे सर पर कोई सांप था। और अब तुम जब मुझे प्लेटफॉर्म पर मिले तो भी कोई खौफ ना हुआ। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो सांप ही मेरा दुश्मन था, जिससे शायद तुम जिन्नों भूतों को पकड़ते रहे होगे, तो तुमने उसको अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखा हुआ होगा। नाजिया ने कहा। नहीं नाजिया, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मेरे कब्ज़े में कोई जिन्नात नहीं है। मैं किसी जादू टोने को नहीं जानता। मेरे सर पर कोई सांप मौजूद नहीं है। अगर होता तो मुझे दिखाई ना देता, मुझे उसका एहसास ना होता। मैंने उसको अपना यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं मानी। ट्रेन की रफ्तार अब धीमी हो रही थी। नाजिया की मंजिल आ गई थी। वो अपना सामान समेटने लगी। ट्रेन बिल्कुल साकत हो गई। नाजिया ने अपना सामान उठाया और मुझे अल्लाह हाफिज़ कहते हुए नीचे उतर गई। मैं उसको दूसरी बार खो रहा था, वो भी कोई अपना सच बताए बिना, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए लफ्ज़ ही ना थे। ट्रेन थोड़ी देर के बाद फिर चल पड़ी। मैं शीशे से बाहर के मंजर का नज़ारा कर रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई बैठा है।
میں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہاں ایک عجیب سا شخص بیٹھا ہوا نظر آیا. پتہ نہیں وہ کب اندر آیا تھا. بھائی شاید آپ غلط سیٹ پر بیٹھ گئے ہیں کیونکہ یہ ساری سیٹس ریزرو ہیں. میں نے اس آدمی سے بہت پیار سے بات کرتے ہوئے کہا. جانتا ہوں صاحب کہ یہ سیٹیں بک ہیں، مگر آج آپ کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے. اس عجیب و غریب آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا. کیا مطلب؟ تم کون ہو؟ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ بس ایک بہت پرانا قرض باقی تھا. کیسا قرض؟ یاد کرو اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں گئے تھے. تمہیں ان کی زمینوں سے لیمو کے درخت کے نیچے سامان میں جو چیزیں ملی تھیں اس میں ایک لیمو بھی تھا. تم نے اسے کاٹ ڈالا تھا نا؟ حالانکہ کوئی تم سے کتنی مرتبہ کہتا رہا تھا کہ اس کو مت کاٹو، مگر تم نے اس کی ایک نہ سنی. اس لیمو کو تم نے کاٹ ڈالا اور اس میں سے لہو بھی نکلا تھا. یاد ہے نا یہ بات؟ وہ لڑکا میں ہی ہوں اور تمہارے لیے وہ پرانی بات ہوگی، لیکن میرے لیے جیسے کل کی بھی بات نہیں، کیونکہ تمہاری وجہ سے میری شانتلا ہمیشہ کے لیے مجھ سے کھو گئی. ہم اس دنیا کے لوگ نہیں تھے تو آپ کون تھے اور وہ شانتلا کون تھی؟ آپ پوری بات بتائیں، مجھے تو سخت الجھن ہو رہی تھی. ہم اس دنیا کے لوگ ہیں جس میں تم بہت دلچسپی رکھتے تھے اور عورتوں کو تعویذ بنا کر دیتے تھے، مگر تمہیں اس بارے میں پتہ کچھ بھی نہیں تھا. یعنی ہم پراسرار دنیا کے لوگ تھے. ایک دفعہ ہم سب اپنے پورے خاندان کے ہمراہ اس دنیا میں آئے. ہم ابھی تمہاری دنیا کی سیر ہی کر رہے تھے کہ ہماری دنیا پر ہمارے دشمنوں نے حملہ کر دیا. ہمارے لوگ اس قدر جلدی میں گئے کہ میں اور میری ہونے والی محبوبہ ادھر ہی رہ گئے. پھر ہمارے دشمن ہمارے سارے خاندان کو مارنے کے بعد ہماری تلاش میں زمین پر اترے. میرے والد زخمی تھے، انہوں نے مجھے خبر کر دی. میں نے جلدی سے ایک خاص عمل سے اپنی محبوبہ شانتلا کو اس لیمو میں بند کر دیا جس کو تم نے کاٹا تھا، اور اپنے آپ کو بھی ان نظروں سے چھپا لیا. دشمنوں نے ہمیں تلاش کیا مگر ہم ان کو نہ مل سکے، وہ واپس چلے گئے. اب شانتلا کو لیمو سے نکالنے کے لیے خاص عمل اور ٹائم چاہیے تھا. میں نے اپنی شکل و صورت انسان والی کر لی تھی اور عمل اس لیمو والے پیڑ کے نیچے ہی کرنا ضروری تھا. بدقسمتی سے ایک دن میں لیمو درخت کے نیچے ہی بھول آیا. اگر جس دن وہ لیمو بھول جاؤ تو وہ دوبارہ اٹھانے نہیں جانا تھا، تو جس دن وہ لیمو تمہارے ہاتھ لگا وہ میرے عمل کا آخری دن تھا. میں عمل پڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی روک رہا تھا اور اپنا عمل بھی مکمل کر رہا تھا. ابھی میرے چند الفاظ باقی تھے کہ تم نے لیمو کاٹ ڈالا، مگر وہ حقیقتاً لیمو نہیں، میری شانتلا کو ہمیشہ کے لیے تم نے ختم کر دیا تھا. میرے انتقام کی آگ اتنی تھی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. مگر یاد ہے میں نے تم کو کیا کہا تھا کہ اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. میں شانتلا کا انتقام لینے کے لیے دن رات تمہارے ساتھ چپک گیا، سانپ کی صورت میں. پھر مجھے تمہاری نازیہ نظر آئی. یہیں سے میرا انتقام شروع ہوا. وہ زیور کس نے چوری کیے؟ عورت کون تھی؟ یہ بات میں نے تمہارے ذہن میں ڈالی تھی. سانپ بن کر میں تمہارے سر پر موجود رہتا تھا، جس کو نہ تم محسوس کر سکتے تھے اور نہ تم دیکھ سکتے تھے. نازیہ کو خوابوں میں آ کر میں نے ہی ڈرایا کہ اگر تم نے اس سے شادی کی تو تمہارے آنے والی زندگی میں خطرات ہیں. اور تم کو یاد ہوگا نا کہ تم نے سادہ لیمو ہی دیا تھا نازیہ کو، تو اس میں نے خون بھر دیا تھا، جس کے بعد سے وہ مزید ڈر گئی اور اس نے تم سے شادی کے لیے انکار کر دیا. تو مجھے بہت سکون ملا. اس نے اداس لہجے میں مجھے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا. تم نے مجھ سے میری محبوبہ چھینی تھی، میں نے تم سے تمہاری محبوبہ چھین لی. میں خاموش ہو کر صرف اس کی شکل دیکھتا رہا. میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. میں نے اس سے کہا مگر کاش تم تھوڑی دیر پہلے مجھے مل لیتے نا، جب نازیہ یہاں موجود تھی، اور تم یہ سب باتیں نازیہ کے سامنے بتا دیتے تاکہ اس کو میری باتوں کا یقین آ جاتا. نہیں، میں تمہارے سامنے جان بوجھ کر نہیں آیا اور اس کو سچ نہیں بتایا، اور تم پر ایک خاص عمل کر دیا کہ تم بھی اب اس سے کبھی نہیں مل سکو گے، تاکہ تمہیں ساری زندگی احساس رہے، کیونکہ تم نے تعویذ کے نام پر کئی جھوٹ بولے تھے، وہ بھی اس وقت جب تم بچے نہیں تھے. ایک بات یاد رکھنا، ہماری جناتی دنیا بہت وسیع دنیا ہے. اس میں شر بھی ہے، بد بھی ہے اور اچھائی بھی، اور یہ ہماری دنیا کوئی ایسی عام طاقت نہیں کہ جو تمہاری دنیا کے ہر دعوے دار کے قبضے میں آ جائے گی. پھر اس کے بعد اس نے ایسا کہکا لگایا جس کی آواز سے مجھے ایسے لگا جیسے کئی ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی ہوں، اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا. ٹرین کے وسل کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی. میں نے گزشتہ حالات پر غور کیا. میں اتنی دیر بے ہوش رہا تھا. میں جلدی سے اٹھا، باہر جھانکا، میری منزل آ گئی تھی. میں جلدی سے اپنا سامان اٹھا کر باہر لے آیا. میں مجرم نہ ہونے کے باوجود بھی مجرم تھا، نازیہ کا بھی اور شانتلا کا بھی، اور اب اس جرم کی سزا مجھے ساری زندگی برداشت کرنا تھی. میں نے ٹرین سے اترتے وقت کھڑکی کے شیشے پر اپنا عکس دیکھا تو مجھے جیسے ہزاروں وولٹ کا سا جھٹکا لگا. میرے سر پر واضح طور پر مجھے ایک سانپ سرخ لیمو جیسی آنکھیں لیے گھورتا ہوا دکھائی دیا.
میں اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا، کیونکہ اب مجھے اس سانپ سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میں شانتلا کے محبوب پر ہوئے ظلم پر اپنے اللہ سے دل ہی دل میں معافی مانگ رہا تھا۔ بے شک اللہ کی مخلوق کا شمار نہیں، اللہ مجھے معاف کرے اور اس عفریت سے نجات دلائے۔ یہ یقین میرے دل میں دور تک گھر کرتا جا رہا ہے۔ آپ بھی میرے لیے دعا ضرور کیجیے کہ مجھے وہ عفریت بخش دے اور مجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے۔